कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पहले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। तनु जब सृष्टि की बात सुनकर और भी ज़्यादा उलझ चुका था। पहले नताशा की वो बातें और अब सृष्टि की बातों ने उसका पूरा दिमाग घुमा दिया था। अभी वो नताशा के बारे में सोच ही रहा था कि तभी उसके फ़ोन पर एक वीडियो कॉल आने लगी। उसने जल्दी से उस कॉल को रिसीव किया क्योंकि ये कॉल एक इंटरनेशनल डॉक्टर के साथ उसकी वीडियो कॉन्फ्रेंस थी। लेकिन उस वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान भी उसे नताशा और सृष्टि की बातें ही याद आ रही थी। वहीं दूसरी तरफ नताशा गाड़ी ड्राइव कर रही थी और उसकी आंखों से आंसू एक बार फिर से तेजी से बह रहे थे। वो जितना उन आंसुओं को रोकने की कोशिश करती, उतना ही वो आंसू और भी ज़्यादा तेजी से बहते। उसकी आंखों में इस वक्त इतना ज़्यादा पानी था कि उसे सामने कुछ ज़्यादा साफ दिखाई भी नहीं दे रहा था और अचानक ही उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला छाने लगा। उसने जल्दी से अपनी गाड़ी को ब्रेक लगानी चाहिए, लेकिन ब्रेक लगी नहीं और तभी सामने से आता हुआ एक ट्रक तेजी से उसकी गाड़ी के साथ टकराया। नताशा की गाड़ी एकदम गोल घूम गई और अगले ही पल उसकी गाड़ी जोर से पेड़ के साथ जा टकराई। नताशा का सिर सीधा स्टीयरिंग पर आकर लगा और साथ ही साथ विंडो भी एक झटके से टूट गई, जिससे विंडो का सारा कांच सीधा उसके सिर पर आकर लगा। उसकी आंखें जो पहले आंसुओं की वजह से बंद हो रही थी, अब वो पूरी तरह से बंद हो गई और वो बेहोश होकर वहीं झूल गई। सिटी हॉस्पिटल नताशा को हॉस्पिटल में ले आया गया था और उसे इमरजेंसी वार्ड में एडमिट भी कर दिया था। उसको ज़्यादा चोटें तो नहीं आई थी, लेकिन सिर पर काफ़ी ज़्यादा गहरी चोट थी, जिसकी वजह से वो बेहोश हो चुकी थी। पर अब धीरे धीरे उसकी पलकें फड़फड़ाने लगी थी। उसे अपने सिर में बहुत ज़्यादा ज़ोरों से दर्द महसूस हो रहा था। तभी उसने अपनी आंखें खोली और आंखें खोलते ही उसकी नज़र तनुज पर गई, जो उसका ट्रीटमेंट कर रहा था। जैसे ही उसने तनुज को देखा, उसकी आंखों में नमी आने लगी। उसने जल्दी से अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। तनुज ने जब उसका ये रिएक्शन देखा तो उसकी आईब्रो ऊपर की तरफ उठ गई। वो जल्दी से बोला, अपना चेहरा इधर करो, मुझे ट्रीटमेंट करने दो। नताशा अपनी तरफ खड़ी नर्स की तरफ देखते हुए बिना किसी एक्सप्रेशन के बोली, प्लीज़ आप किसी और डॉक्टर को बुला दीजिए, और अगर इस हॉस्पिटल में मिस्टर तनुज के अलावा कोई और डॉक्टर अवेलेबल नहीं है तो बता दीजिए मुझे। मैं अपना ट्रीटमेंट कहीं और से करा लूँगी, लेकिन मुझे इनसे अपना ट्रीटमेंट नहीं करवाना। उसकी बात सुनकर तनुज का चेहरा गुस्से से कांपने लगा। हालांकि वो अपने प्रोफेशन के साथ कभी भी इस तरह की कोई लापरवाही नहीं करता था और ना ही कभी उसने अपने प्रोफेशन में अपनी पर्सनल लाइफ मिक्स की थी। वो नताशा की तरफ देखते हुए बोला, देखिए मिस राणा, इस वक्त आप मेरी पेशेंट है, आपका इलाज करना मेरी जिम्मेदारी है। आपकी जान बचाना मेरा सबसे बड़ा फर्ज है। अपना चेहरा इधर घुमाइए और मुझे अपना ट्रीटमेंट करने दीजिए। नताशा उस नर्स की तरफ देखते हुए दोबारा बोली, मैंने कहा ना, मुझे इनसे ट्रीटमेंट नहीं करवाना। आप प्लीज़ किसी और डॉक्टर को बुला दीजिए, या फिर एक काम कीजिए, रहने दीजिए, मैं ही चली जाती हूँ यहाँ से। ये बोलते हुए वो ऊपर की तरफ उठने लगी, लेकिन जैसे ही उसने अपना सर हल्का सा ऊपर की तरफ किया, उसका सर जोरों से घूमने लगा और उसे चक्कर आने लगे। वो तुरंत वापस बिस्तर पर लेट गई और उसकी आंखें एक बार फिर से बंद होने लगी थी। लेकिन वो अपनी आंखें बंद करना नहीं चाहती थी, क्योंकि वो सच में तनुज से ट्रीटमेंट नहीं करवाना चाहती थी। तनुज गुस्से से बोला, तुम यहाँ पर चुपचाप लेटी रहोगी या नहीं? मैंने कहा ना, मुझे तुम्हारा ट्रीटमेंट करने दो। तुम्हें पता है तुम्हें चोट कितनी गहरी आई है? अगर कुछ हो गया तो? नताशा नर्स की तरफ देखते हुए बोली, आपके डॉक्टर को कहिए कि उन्हें मेरी लाइफ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपना अच्छा बुरा जानती हूँ। मुझे पता है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं। आप उनसे कहिए कि ये यहाँ से चले जाएं। तनुज गुस्से से बोला, तुम मुझसे बातें क्यों कर रही हो? मुझसे बात करो ना, मुझे जवाब दो। नताशा अब चुप रही। तनुज एक बार फिर से बोला, मैंने कहा अपना चेहरा मेरी तरफ घुमाओ। नताशा ने उसकी बात सुनी, लेकिन उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और यूं ही दूसरी तरफ अपना चेहरा घुमाकर चुपचाप लेटी रही। तनुज ने अब उसके गाल पर अपना हाथ रखकर
उसके चेहरे को अपनी तरफ घुमा लिया। दर्द से नताशा की आह निकल गई। तनुज जल्दी से बोला, आई एम सो सॉरी। नताशा की आंखों में आंसू एक बार फिर से आ गए। वो तनुज की तरफ देखते हुए बोली, जो जख्म दिया करते हैं ना वो मरहम नहीं लगाते मिस्टर तनुज, और जो तकलीफ देते हैं वो सुकून देने की कोशिश ना ही करे तो बेहतर होता है। तकलीफ और भी ज़्यादा होती है। तनुज उसकी तरफ देखते हुए बोला, इस वक्त तुम सिर्फ मेरी पेशेंट हो। नताशा हल्का सा मुस्कुराई और बोली, इस वक्त नहीं, हमेशा ही मैं आपकी पेशेंट रहूंगी। इसके अलावा हम दोनों के बीच और कभी कोई रिश्ता हो ही नहीं सकता। तनुज गुस्से से बोला, और मुझे कभी कोई रिश्ता चाहिए भी नहीं। जिस लड़की में इतना एटीट्यूड हो उसे मरना मंजूर हो, लेकिन मुझसे ट्रीटमेंट करवाना नहीं। उसके साथ मैं और कोई रिश्ता रखना भी नहीं चाहता। नताशा भी जल्दी से बोली, और जिसके लिए सिर्फ मेरी कही एक बात की वैल्यू मुझसे ज़्यादा हो, मुझे उसके साथ कोई रिश्ता नहीं रखना। इंसान 100 बार कुछ भी बोलता है, लेकिन हर बार उसका मतलब सेम नहीं होता है। बातें अलग होती है, फीलिंग्स अलग होती है। और जो सिर्फ आपकी बातें सुनकर आपकी फीलिंग्स को पूरी तरह से नकार दे, उससे कोई रिश्ता ना ही रखा जाए तो बेहतर होगा। पता नहीं कल को कौन सी बात का बुरा मानकर छोड़कर चला जाए, तो बेहतर तो यही है ना कि उससे आज ही दूरी बना ली जाए। उसकी बात सुनकर तनुज कुछ पल उसे यूं ही देखता रहा। अब उसे ऐसा लगने लगा था जैसे नताशा के अंदर बहुत कुछ दबा हुआ है। वो बहुत कुछ कहना चाहती थी, लेकिन शायद से कुछ है जो उसे कुछ कहने देता ही नहीं है, या फिर वो खुद ही अपनी फीलिंग्स बयां नहीं करना चाहती। वो अब नताशा का ट्रीटमेंट करने लगा। ना ही वो एक शब्द बोल रहा था और ना ही नताशा कुछ बोल रही थी, लेकिन उसकी आंखों के बहते हुए आंसू काफ़ी कुछ कह रहे थे। पहली बार किसी का ट्रीटमेंट करते हुए तनुज का दिल कांप रहा था। वो बहुत ही ज़्यादा ध्यान से नताशा के माथे पर दवा लगा रहा था, उसके जख्म को साफ कर रहा था। जब भी नताशा हल्की सी सिसकी भरती, तनुज अपने हाथों को रोक लेता। वो नताशा की तरफ देखते हुए बोला, दर्द हो रहा है? नताशा नमी भरी आंखों से अपना चेहरा हाँ में हिलाते हुए बोली, बहुत। तनुज जल्दी से बोला, डोंट वरी, बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। नताशा ने अपना सर ना में हिलाया और बोली, शायद कभी ठीक नहीं होगा। तनुज उसके गाल पर अपना हाथ रख कर बोला, मैंने कहा ना ठीक हो जाएगा। नताशा ने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया और बोली, शायद आप एक डॉक्टर और एक पेशेंट के बीच के रिश्ते की मर्यादा लांघ रहे हैं मिस्टर तनुज। मैं आपकी सिर्फ पेशेंट हूँ। आप ट्रीटमेंट पर ध्यान दीजिए। मेरे जख्म सही होंगे या नहीं, इस बात का ध्यान मैं खुद रख लूँगी। उसकी बात सुनकर तनुज कुछ पल उसे देखता रहा और फिर एक बार फिर से उसने नताशा के माथे पर पट्टी बांधनी शुरू कर दी, और तकरीबन 10 मिनट में वो वहाँ से साइड हट गया। नताशा बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसकी आंखों से बहते हुए आंसू तकिए को भिगो रहे थे। नर्स उसकी तरफ देखते हुए बोली, अब आप थोड़ी देर आराम कर लीजिए। आपके रिलेटिव बाहर ही हैं, आपकी भाभी, मैं उनको आपके बारे में बता देती हूँ कि आप ठीक हैं। नताशा ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया। उसका सुबकना तनुज सुन रहा था, जो अपने हाथों के ग्लव्स उतारकर वहीं साइड में फेंक रहा था। उसने एक नज़र पलट कर वापस नताशा की तरफ देखा, लेकिन कुछ कहा नहीं। वो यूं ही वार्ड से बाहर चला गया, और उसके जाने के बाद नताशा का रोना और भी ज़्यादा बढ़ गया। वह जैसे ही बाहर आया, बाहर खड़ी सृष्टि तुरंत उसके सामने आई और बोली, कैसी कैसी है नताशा? वो ठीक तो है ना? ज़्यादा गहरी चोट तो नहीं है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? तनुज उसकी तरफ देखते हुए बोला, सर की चोट तो गहरी नहीं है, लेकिन शायद कुछ चोटें हैं जो बहुत ज़्यादा गहरी है। सृष्टि की आंखों में नमी तैर गई और वो भी धीमे से बोली, बहुत गहरी। तनुज आगे कुछ बोलता उससे पहले ही उसका फ़ोन बजने लगा। उसने फ़ोन देखा तो उसकी बहन हर्षिका का फ़ोन आ रहा था। उसने कॉल रिसीव किया और सृष्टि की तरफ देखते हुए बोला, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। ये बोलकर वो अपना फ़ोन अपने कान से लगाते हुए वहाँ से चला गया। सामने से हर्षिका की आवाज़ आई, भाई आप कहाँ हो? मुझे आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्लीज़ आप जल्दी से कैफ़े 143 कॉफ़ी प्लाजा में आ जाइए। तनुज घबराई हुई आवाज़ में बोला, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? सामने से हर्षिका एक बार फिर से बोली,
हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन प्लीज़ आप जल्दी से एक बार यहाँ पर आ जाइए, बहुत ही अर्जेंट काम है वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। ये बोलते हुए उसकी आवाज़ में हड़बड़ाहट साफ नज़र आ रही थी। तनुज उसे संभालते हुए बोला, तुम फिक्र मत करो, मैं बस अभी 15 मिनट में वहाँ पहुँच रहा हूँ, ज़्यादा घबराना नहीं, और तुम फ़ोन डिस्कनेक्ट मत करो। हर्षिका सामने से बोली, नहीं भाई, मैं फ़ोन डिस्कनेक्ट कर रही हूँ, बस आप 15-20 मिनट में जल्दी से आ जाइएगा। ये बोलकर उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और तनुज बस अपने फ़ोन की तरफ देखता रह गया। वो अपने केबिन की तरफ ना जाकर सीधा गाड़ी में बैठा। उसने अपना वाइट जैकेट निकालकर पीछे की तरफ फेंक दिया और गाड़ी स्टार्ट कर दी। तकरीबन 15-20 मिनट में वो कैफ़े 143 काफ़ी प्लाजा में पहुंचा। वो घबराते हुए अंदर आया। उसे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी कि कहीं हर्षिका को कुछ हो तो नहीं गया। वैसे भी नताशा को उस हाल में देखकर वो अभी तक अपने सही स्टेट ऑफ माइंड में नहीं आया था। अंदर आते ही उसकी नज़र हर्षिका पर गई, जो एक चेयर पर बैठी थी और उसके आसपास कुछ ज़्यादा लोग नहीं थे। बस एक दो टेबल पर एक दो कपल बैठे थे, बाकी पूरा कैफ़े लगभग से खाली था। शायद रात ज़्यादा हो गई थी इसलिए। हर्षिका तनुज को देखकर हल्का सा मुस्कुराई। उसने तनुज को इस तरफ से यूं कैफे में बुला तो लिया था, लेकिन अब डर के मारे उसकी हालत खराब हो रही थी। उसे घबराहट हो रही थी कि अगर उसने तनुज को बताया कि उसने यहाँ पर तनुज को क्यों बुलाया है तो कहीं तनुज उसकी यहीं पर पिटाई ना शुरू कर दे। तनुज जो अभी अभी वहाँ पहुँचा था, उसने हर्षिका को सही सलामत देखकर पहले तो राहत की एक सांस लिया और फिर उसके पास आया। वो उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम यहाँ पर, और क्या हुआ, क्या बात हो गई, तुम ठीक तो हो ना, क्या प्रॉब्लम हुई है, बताओ मुझे। हर्षिका अपनी उंगलियों को आपस में उलझाते हुए बोली, वो भाई, वो मुझे आपसे कोई बात करनी थी भाई। तनुज हैरानी से बोला, अगर तुझे मुझसे बात करनी थी तो मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया? तू तो कह रही थी कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, तो फिर ये सब क्या है? हर्षिका मायूसी से बोली, आई एम सो सॉरी भाई, मुझे आपको इस तरह से बुलाना पड़ा, लेकिन अगर मैं आपको सीधे सीधे बुलाती तो आप इस तरह से नहीं आते। तनुज गुस्से से बोला, आर यू स्टूपिड, तुम जानती भी हो तुमने कितनी बड़ी बेवकूफ़ी की है। तुम ऐसे कैसे मुझे यहाँ पर बुला सकती हो, ये जानते हुए भी कि इस वक्त मैं ड्यूटी पर हूँ, मेरे पेशेंट को इस वक्त मेरी ज़रूरत है, और तुमने मुझे झूठ बोलकर यहाँ बुला लिया। मुझे तुमसे इस चीज़ की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। हर्षिका जल्दी से बोली, लेकिन बात बहुत सीरियस है भाई, माना मैंने आपको इस तरह से बुलाया, लेकिन प्लीज़ आप एक बार मेरी बात। इसके आगे वो कुछ बोलती उससे पहले ही तनुज ने उसे अपना हाथ दिखाकर चुप रहने का इशारा किया और बोला, तुम जानती हो मेरे लिए मेरा प्रोफेशन सबसे बढ़कर है, उसके आगे मैं किसी को भी नहीं सुनता। अगर तुम्हें कोई बात भी पर्सनल करनी है तो पर्सनल टाइम में करना, अभी फ़िलहाल मुझे जाना है। ये बोलकर वो तुरंत वहाँ से जाने लगा। हर्षिका जल्दी से अपनी जगह से उठकर खड़ी हुई और बोली, अगर बात आपकी मिस राणा के बारे में हुई तो। मिस राणा सुनकर तनुज के कदम एकदम से रुक गए। उसका दिल जोरों से धड़क उठा था, लेकिन अगले ही पल वो अपनी धड़कनों को संभालते हुए बोला, प्रोफेशन से ऊपर कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं। ये बोलकर अब वो तुरंत वहाँ से चला गया और हर्षिका बस उसे जाते देखती रह गई। उसने अपना माथा पीट लिया और बोली, क्यों हैं आप ऐसे भाई? इधर आपकी पर्सनल लाइफ की वाट लगी पड़ी है और आपको प्रोफेशनल लाइफ की पड़ी है। इतना भी क्या प्रोफेशनल लाइफ के लिए सीरियस होना कि पर्सनल लाइफ की तरफ ध्यान ही ना दो। वैसे भी इतनी उम्र बीत गई आपकी, अगर अभी भी ये सब कुछ चलता रहा तो हो गई इस जन्म में आपकी शादी। ये बोलते हुए उसने फ्रस्ट्रेशन भरी गहरी सांस ली और फिर अपनी जगह पर वापस बैठ गई। तनुज के आने से पहले वो 2 कप कॉफ़ी ऑलरेडी पी चुकी थी, क्योंकि उसे नर्वसनेस फील हो रही थी और अब उसे 1 कप कॉफ़ी की और ज़रूरत थी। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल में नताशा बिस्तर पर थी और सृष्टि वार्ड के अंदर आई। वो जाकर नताशा के पास खड़ी हुई और बोली, ऐसे कैसे एक्सीडेंट करवा लिया तुमने? रोती रोती गई थी ना हॉस्पिटल से, कब अपना ख्याल रखना सीखोगी तुम? नताशा व्यंग से मुस्कुराकर बोली, ख्याल रखने की ज़रूरत क्या है भाभी, मैं तो सोच रही हूँ क्यों मेरा ये छोटा सा एक्सीडेंट हुआ कि मैं मर नहीं गई। उसकी बात सुनकर सृष्टि गुस्से से चिल्लाई,
खबरदार, अगर ऐसी फालतू की बकवास की तो तुम्हारे लिए तुम्हारी लाइफ बिल्कुल ही इम्पोर्टेंट नहीं होगी, लेकिन हमारे लिए बहुत है, और मैं इस तरह की बकवास बिल्कुल भी नहीं सुनूंगी। नताशा रोते हुए बोली, तो और क्या सुनना चाहेंगी आप? यही कि इतना टूट गई हूँ कि अब दोबारा जुड़ने की उम्मीद छोड़ दी मैंने। मुझे ट्रस्ट इशू होते हैं, मुझे डर लगता है किसी रिलेशनशिप में आने से। तो क्या ये मेरी गलती है? मैं नहीं आगे बढ़ पा रही, ना ही मुंह बांध कर पा रही हूँ, तो क्या इसमें मैं गलत हूँ? सृष्टि जल्दी से नताशा के बिल्कुल करीब हुई और बोली, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो नताशा? मैं जानती हूँ तुम्हारे दिल और दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है। तुम्हें मिस्टर तनुज पसंद है ना? नताशा एकदम हंसी और बोली, कैसी बात कर रही हैं आप भाभी? भला मुझे किसी को पसंद करने का क्या हक? अपनी ज़िंदगी में जो गलतियां की हैं ना, उसके बाद तो मुझे जीने का हक नहीं है। आप किसी को पसंद और प्यार करने की बात कर रही हैं। सृष्टि उसके बालों को हल्का सा सहलाते हुए बोली, ऐसे हिम्मत नहीं छोड़ते नताशा, तुम ट्राई तो करो। नताशा जल्दी से बोली, कैसे ट्राई करूं भाभी? पता है आपको मिस्टर तनुज क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि अगर मैंने एक बार उनको मना कर दिया तो अब वो दोबारा कभी मेरी शक्ल भी नहीं देखेंगे। बताइए, मैं इतनी बुरी हूँ क्या? कैसे बताऊँ मैं उन्हें कि मेरे दिल पर क्या बीत रहा था? जब मैं उनके करीब जा रही थी मुझे डर लग रहा था कि कहीं दोबारा मेरे साथ वो सब कुछ हुआ तो, कहीं मुझसे ऐसी कोई गलती हो गई जो अब मैं सुधार भी नहीं पाई तो, कहीं मिस्टर तनुज को मेरी रियलिटी पता लग गई तो, उन्होंने मुझे छोड़ दिया तो, उन्हें अपना सच बताऊं तो बताऊं कैसे? ये सब कुछ मेरे दिमाग में चल रहा था और उस वक्त मैं कुछ सोच समझ नहीं पाई, इसलिए मैं बस वहाँ से भाग गई और उन्हें लगता है कि मैंने उन्हें रिजेक्ट कर दिया। मैं कैसे बताऊं उन्हें कि मैं तो उन्हें रिजेक्ट करने वाली कुछ हूँ ही नहीं। लोग बल्कि अब मुझे रिजेक्ट कर सकते हैं। वो नताशा राणा जिसे घमंड था खुद पर, अब लोग उसे रिजेक्ट कर सकते हैं। उसकी बात सुनते हुए सृष्टि की आंखों में भी नमी तैर रही थी। नताशा रोते हुए बोली, सही कहते हैं लोग कि कर्मा इज बैक, कर्मा वापस लौट कर आता है भाभी, और जब लौट कर आता है ना तो बड़ों बड़ों का घमंड टूटता है, और आज नताशा राणा का घमंड टूट रहा है और बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में टूट चुका है। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर हद से ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन और तकलीफ नज़र आ रही थी। उसे यूं टूटते हुए देखकर सृष्टि को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसकी खुद की आंखों से आंसू बरसने लगे थे। वो उसका हाथ अपने हाथ में थामकर बोली, अगर तुम कहो तो क्या मैं मिस्टर तनुज से बात करूं, उन्हें तुम्हारे दिल की बात बताऊं? उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही नताशा ने गुस्से से उसकी तरफ देखा और बोली, आप भाभी हैं मेरी, आप पर गुस्सा करूंगी तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन एक बात आप मेरी साफ साफ सुन लीजिए भाभी कि आप मिस्टर तनुज के पास बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। हाँ, आप उनके पास जाइए, भाई के बारे में बात कीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरे बारे में आप उनसे बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे। सृष्टि जल्दी से बोली, लेकिन ऐसे तो तुम दोनों के बीच के डिस्टेंस कभी दूर नहीं होंगे। क्यों कर रही हो तुम ऐसा? अगर मैं तनुज से बात कर लूँगी तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, वो मेरी बात ज़रूर समझेगा। नताशा गुस्से से बोली, लेकिन अब मुझे उन्हें कोई बात समझानी ही नहीं है भाभी। मैं जो समझाना चाहती थी मैंने उसके लिए कोशिश की, लेकिन अब मैं कोई कोशिश नहीं करना चाहती। मुझे नहीं चाहिए प्यार अपनी ज़िंदगी में, मैं बिना प्यार के ही बहुत खुश हूँ। आप प्लीज़ जाइए यहाँ से, मेरा अभी किसी से कोई बात करने का मन नहीं है। सृष्टि तुरंत बोली, अच्छा ठीक है, मैं नहीं करूँगी किसी से बात, लेकिन उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही नताशा एक बार फिर से उसकी बात बीच में काटते हुए बोली, आप यहाँ से जा रही हैं या नहीं? सृष्टि जल्दी से बोली, तुम मुझे यहाँ से भेज। वो आगे कुछ और कहती उससे पहले ही नताशा ने वहाँ साइड में रखा हुआ एक मेडिसिन वाला बॉक्स उठाया और उसे जोर से ऊपर की तरफ करते हुए वो कहा, आप यहाँ से जा रही हैं या नहीं? सृष्टि अपना हाथ दिखाकर उसे रोकते हुए बोली, ओके फाइन, मैं जा रही हूँ यहाँ से, पर नताशा ये तुम गलत कर रही हो। मिस्टर तनुज तुम्हारे बारे में कुछ जानते नहीं हैं, तुम्हें एक मौका देना चाहिए उन्हें। पर खैर, अगर तुम नहीं चाहती तो ठीक है, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी, तुम अपना ख्याल रखना। ये बोलकर वो तुरंत वहाँ से चली गई। नताशा ने वो मेडिसिन्स वाला बॉक्स साइड में रखा और एक बार फिर से उसकी आंखों से आंसू बरसने लगे। वो सच में अब कोई कोशिश नहीं करना चाहती थी, क्योंकि अब उसे कोशिश करने से भी डर लगने लगा था।
वहीं दूसरी तरफ सृष्टि बाहर तो आ गई थी, लेकिन उसके दिमाग में फिलहाल कुछ और चल रहा था। वो कुछ सोचते हुए बोली, मैं ऐसे तो हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठ सकती, मुझे मिस्टर तनुज से बात तो करनी होगी, लेकिन उससे पहले मुझे डिस्ट्रॉयर के पास जाना होगा, कहीं उन्हें मुझ पर शक ना हो जाए। अगर उन्हें शक हो गया तो बात बनने से पहले ही बिगड़ जाएगी। ये बोलते हुए वो जल्दी से प्रलय के वार्ड की तरफ बढ़ गई। वार्ड में आते ही वो हैरान रह गई, क्योंकि सामने बिस्तर पर प्रलय लेटा हुआ नहीं था, बल्कि बिस्तर से उठ चुका था। सृष्टि जल्दी से उसके पास आई और बोली, ये आप क्या कर रहे हैं? आप अपनी जगह से उठ क्यों गए डिस्ट्रॉयर? प्रलय तुरंत बोला, तो और क्या, तुम क्या चाहती हो? मैं पूरी ज़िंदगी यूं ही बिस्तर पर लेटा रहूं? बस अब हो गया जो होना था। अब मैं बिल्कुल फिट एंड फाइन हूँ। कल तो वैसे भी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिलने वाला है, तो क्यों ना आज ही खुद को डिस्चार्ज कर दिया जाए। सृष्टि जल्दी से बोली, लेकिन फिलहाल आपको रेस्ट की ज़रूरत है डिस्ट्रॉयर। अभी वो बोल ही रही थी कि प्रलय ने उसकी कमर पर अपना हाथ रखकर उसे अपनी तरफ खींचा और बोला, ज़रूरत तो मुझे किसी और चीज़ की है जो तुम दे नहीं रही हो। अगर तुम मेरी वो ज़रूरत पूरी कर दो, फिर तो मैं इस हॉस्पिटल में 1 महीना रहने को भी तैयार हूँ। सृष्टि का दिल जोरों से धक धक करने लगा था। वो जल्दी से बोली, यह हॉस्पिटल है डिस्ट्रॉयर, हमारा रूम नहीं, छोड़िए आप मुझे। ये बोलते हुए वो प्रलय के हाथ खुद पर से हटाने लगी। वहीं प्रलय उसके चेहरे को गौर भरी नज़रों से देखते हुए बोला, क्या छुपाने की कोशिश कर रही हो तुम मुझसे? उसका सवाल सुनकर सृष्टि के होश उड़ गए। प्रलय एक बार फिर से बोला, जल्दी से बताओ क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? सृष्टि कांपती हुई आवाज़ में बोली, कुछ भी तो नहीं। प्रलय हल्का सा तिरछा मुस्कुराया और बोला, रहने दो यूनिवर्स, कोशिश भी मत करो, क्योंकि जो तुम मुझसे छिपाने की कोशिश कर रही हो वो मैं ऑलरेडी जान चुका हूँ। सृष्टि हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब प्रलय को ऐसा क्या पता चल गया जो सृष्टि उसे नहीं बताया, क्योंकि उसने तो सिर्फ एक ही बात प्रलय से छिपाई थी, और वो थी नताशा और तनुज वाली बात। इसके अलावा तो उसने प्रलय से कुछ छुपाया ही नहीं था। वहीं प्रलय अब उसके बिल्कुल करीब हुआ और बोला, नताशा का एक्सीडेंट हुआ है ना? उसकी बात सुनकर सृष्टि की आंखें बड़ी हो गई। अब उसे समझ में आया कि उसने नताशा की एक्सीडेंट वाली बात भी अभी तक प्रलय को नहीं बताई थी। उसका गला सूखने लगा, क्योंकि ये बात भी काफ़ी ज़्यादा सीरियस थी और उसे प्रलय को बता देनी चाहिए थी। लेकिन प्रलय की खुद की हालत ठीक नहीं थी, इसलिए उसने अभी तक प्रलय को कुछ नहीं बताया था। प्रलय तिरछा मुस्कुराया और बोला, तुम्हें क्या लगा मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? मुझे अभी थोड़ी देर पहले पता चला और इसलिए ही मैं बिस्तर से उठा हूँ। मैं नताशा के पास जा रहा हूँ, मुझे उससे मिलना है। सृष्टि तुरंत उसे रोकते हुए बोली, लेकिन अभी वो तो सो रही है। ये बोलते हुए उसने प्रलय का हाथ पकड़ लिया था। वो नहीं चाहती थी कि प्रलय नताशा के पास जाए, क्योंकि अभी फ़िलहाल नताशा बुरी तरह से रो रही थी और उसकी आंखें थोड़ी सूजी हुई लग रही थी। अगर ऐसे में प्रलय उसे देखता तो एक पल में पहचान जाता कि कोई ना कोई बात है जो नताशा को हर्ट कर रही है, और फिर वो उस बात की खाल निकाल कर ही रहता। और अगर तनुज का नाम सामने आ जाता तो वो तनुज को भी नहीं छोड़ता। प्रलय सृष्टि की तरफ गहरी नज़रों से देखते हुए बोला, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कुछ और भी है जो तुम मुझसे छुपाने की कोशिश कर रही हो? सृष्टि तुरंत बोली, मैं प्रेग्नेंट हूँ। प्रलय हैरानी से बोला, क्या? सृष्टि ने अपना सिर हाँ में हिलाया और बोली, ये बात छुपाने की मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ, लेकिन छुपा नहीं पा रही हूँ। प्रलय मुँह बनाते हुए बोला, बकवास बंद करो और सही सही बताओ तुम मुझसे क्या छुपाने की कोशिश कर रही हो? सृष्टि इरिटेट होकर बोली, मैंने कहा ना, मैं आपसे कुछ नहीं छुपाने की कोशिश कर रही हूँ डिस्ट्रॉयर। अच्छा, आप पहले मुझे मेरी एक बात का जवाब दीजिए कि प्यार ज़रूरी होता है या सेल्फ रिस्पेक्ट? प्रलय व्यंग से मुस्कुराया और बोला, तुमने गलत इंसान से गलत सवाल कर लिया है यूनिवर्स। जहाँ पर प्रलय राणा को प्यार हो वहाँ पर वो सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं देखता, और जहाँ पर प्रलय राणा की सेल्फ रिस्पेक्ट मायने रखती है वहाँ पर वो प्यार नहीं देखता। उसकी बात सुनकर सृष्टि ने मुंह बनाया। अब वो समझ गई थी कि सच में उसने गलत इंसान से गलत सवाल कर लिया। वो तुरंत बोली, बस बस रहने दीजिए, मुझे जवाब मिल गया। ये बोलकर वो तुरंत वहाँ से जाने लगी। प्रलय उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए बोला,
अब तुम मुझे बताओ कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, या फिर मैं अपने तरीके से पता लगाऊं। सृष्टि मायूसी से बोली, वो नताशा को प्यार हो गया है। उसकी बात सुनकर प्रलय एक बार फिर से बोला, बकवास बंद करो और बताओ मुझे कि आखिर क्या क्या छुपा रही हो तुम मुझसे। मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ तुमसे, अगर अब तुमने मुझे नहीं बताया ना। सृष्टि उसकी बात बीच में ही काट कर बोली, जब नहीं बता रही थी तब भी दिमाग खा रहे थे, और जब बता दिया तब भी मेरा दिमाग घुमा रहे हैं आप। अब साफ साफ बोल तो दिया मैंने कि नताशा को प्यार हो गया है। उसकी बात सुनकर प्रलय कुछ पल हैरानी से उसकी तरफ देखता रहा और फिर बोला, दोबारा कहना, एक बार क्या कहा तुमने। सृष्टि ने गहरी सांस ली और बोली, नताशा को मिस्टर तनुज से प्यार हो गया है। प्रलय तुरंत बोला, मिस्टर तनुज मतलब डॉक्टर मिस्टर तनुज। सृष्टि ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया। प्रलय गुस्से से बोला, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? क्या तनुज ने ऐसा वैसा कुछ कहा जिससे नताशा को कोई प्रॉब्लम? सृष्टि जल्दी से बोली, बिल्कुल भी नहीं। एक्चुअली प्रॉब्लम यह है कि उन दोनों की तरफ से अट्रैक्शन थी, दोनों की तरफ से फीलिंग्स भी थी, लेकिन फिर हुआ कुछ ऐसा कि बोलते हुए अब सृष्टि ने उसे वो सारी बातें बता दी थी जो अब तक उसे पता चली थी और जो अब तक उसे समझ आई थी। वो सब सुनकर प्रलय का चेहरा गुस्से से कांप रहा था। तनुज नताशा को नहीं समझ रहा, ये बात जानकर उसे गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो तनुज की साइड ऑफ स्टोरी भी समझता था, क्योंकि किसी के लिए भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट हर चीज़ से बढ़कर हो सकती है। ऐसे में तनुज को गलत नहीं ठहराया जा सकता था, और वो नताशा के बारे में जानता भी नहीं था, इसलिए भी उसे किसी चीज़ के लिए ब्लेम नहीं किया जा सकता था। प्रलय ने एक गहरी सांस ली और फिर तुरंत वहाँ से जाने लगा। सृष्टि उसे रोकते हुए बोली, अब आप कहाँ जा रहे हैं? प्रलय ने पलटकर उसकी तरफ देखा और बोला, जो रायता तुम दोनों ने फैलाया है उसे साफ करने। उसकी बात सुनकर सृष्टि एकदम से सहम गई, क्योंकि प्रलय की आंखों में उसका गुस्सा साफ नजर आ रहा था। वहीं दूसरी तरफ तनुज अपने केबिन में बैठा था और अपनी सोचों में डूबा हुआ था। वो नताशा के बारे में सोच रहा था, उसकी बातें, उसकी आंखों में आंसू, उसका गुस्सा, उसकी फ्रस्ट्रेशन, सब कुछ बहुत अलग था। एक पल में उसे लगता है जैसे नताशा बहुत ज़्यादा एटीट्यूड वाली है, तो दूसरे ही पल उसे ऐसा लगता है जैसे कुछ तो है जो नताशा को बहुत अलग बनाता है, कुछ है जो वो बोलती नहीं है लेकिन उसकी बातों में झलकता है। उसकी आंखों में एक अलग ही तकलीफ नजर आती है, लेकिन क्या वो समझ नहीं पा रहा था। तभी उसके केबिन का दरवाज़ा नॉक हुआ। तनुज ने अपने माथे पर अपना हाथ रगड़ते हुए कहा, कम इन। लेकिन वो जब तक इजाज़त देता तब तक दरवाजे पर खड़ा शख्स पहले ही अंदर की तरफ आ चुका था, और वो शख्स कोई और नहीं, प्रलय राणा था। प्रलय को वहाँ पर देखकर तनुज अपनी जगह से उठा और बोला, आप यहाँ मिस्टर राणा? आपकी तबीयत अब ठीक है क्या? आप काफ़ी अच्छा फील कर रहे हैं शायद। वैसे भी काफ़ी दिन हो गए आपकी सर्जरी को, तो मुझे लगता है मुझे आपके डिस्चार्ज पेपर रेडी करवा ही देने चाहिए। मैं अभी इंचार्ज को बुलाता हूँ। ये बोलकर वो अपनी जगह पर बैठा और उसने टेबल पर रखा फ़ोन उठाया, लेकिन वो नंबर डायल करता उससे पहले ही प्रलय ने वो फ़ोन लेकर नीचे टेबल पर रख दिया और उसकी तरफ देखते हुए बोला, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तनुज ने सवालिया नज़रों से उसे देखा। प्रलय उसके सामने चेयर पर बैठा, लेकिन कुछ इस अंदाज में जैसे एक राजा अपने सिंहासन पर आकर बैठ गया हो। प्रलय तनुज की तरफ देखते हुए बोला, मेरी बहन के लिए तुम्हारे दिल में क्या फीलिंग्स है? तनुज उसके सीधे सीधे सवाल से एकदम से हड़बड़ा गया। वो तुरंत बोला, मतलब क्या है आपका मिस्टर राणा? प्रलय हल्का सा मुस्कुराया और बोला, इतने भी मासूम नहीं हो तुम और इतने भी बेवकूफ़ नहीं हो तुम कि मेरी बात का मतलब नहीं समझ पाओ। तुम बहुत अच्छी तरह से जानते हो मैं तुमसे क्या कहना चाहता हूँ। तनुज ने एक गहरी सांस ली और बोला, आपकी बात का मतलब मैं समझ गया मिस्टर प्रलय राणा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मुझे नहीं पता था कि आप सीधा सीधा मुझसे ये सवाल कर लेंगे। खैर, आपने सीधा सवाल कर लिया है तो मैं सीधा जवाब दे देता हूँ। आपकी बहन के मेरे दिल में कुछ फीलिंग थी। प्रलय तुरंत बोला, कुछ फीलिंग से आपका क्या मतलब है मिस्टर तनुज राणा? तनुज हल्का सा मुस्कुराया और बोला, मैं अट्रैक्ट हो रहा था नताशा की तरफ। मेरे दिल में जो फीलिंग थी उन्हें आप पसंद का नाम दे सकते हैं। आपकी बहन पसंद आ रही थी मुझे। प्रलय गुस्से से बोला, मेरी बहन कोई चीज़ नहीं है जो पसंद आएगी। तनुज तुरंत बोला, तो प्यार का नाम मैं इसे दे भी नहीं सकता, क्योंकि प्यार ऐसे झट से नहीं हो जाता।
लेकिन हाँ, एक ख्वाहिश थी मेरे दिल में कि आपकी बहन मेरी लाइफ पार्टनर बने। इन सब चीज़ों के बारे में मैं सोचता नहीं हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों नताशा को देखकर दिल में कुछ तो हुआ। सोचा था पहले नताशा के करीब जाऊँगा, उसे समझूंगा, उसे अपने दिल की बात बताऊंगा, उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करूंगा। जब हम दोनों पूरी तरह से एक दूसरे के लिए कन्फर्म हो जाएंगे तो आपको सब कुछ बताऊंगा और आपसे नताशा का हाथ मांगूंगा। लेकिन नताशा ने खुद ही जब मुझे कोई इजाज़त नहीं दी तो भला मैं आपके पास कहाँ से आता। हाँ, मैंने पूछा था उससे क्या चाहती है वो। उसने कहा मैं उससे दूर रहूं, तो मैं दूर हो गया। किसी लड़की के साथ ज़बरदस्ती करूं ऐसे उसूल नहीं है तनुज गर्ग के। उसकी बात सुनकर प्रलय मुस्कुराया और बोला, मना करने से पहले नताशा का क्या रिएक्शन था। तनुज ने सवालिया एक्सप्रेशन के साथ उसे देखा। ऐसा लग रहा था जैसे प्रलय भी उसका कोई इंटरव्यू ले रहा हो कि इंसिडेंट से पहले क्या हुआ और इंसिडेंट से बाद में क्या हुआ। वो तुरंत बोला, पहले सब कुछ सही था, वो जेनुअली मुझे अच्छे से बात कर रही थी। उसके चेहरे पर एक बड़ी ही खूबसूरत सी मुस्कुराहट आती थी जब मैं उससे बात करता था, उससे कुछ कहता था। मैंने उसे अपने केबिन में बुलाया था और वो मेरे केबिन में भी आई थी। लेकिन जब मैं उसके करीब गया तो ये बोलते हुए वो थोड़ा हिचकिचा रहा था। प्रलय के चेहरे पर कुछ खास एक्सप्रेशंस नहीं थे। तनुज एक गहरी सांस लेकर बोला, मैं उसके करीब गया तो अचानक से ही उसने मुझे धक्का दिया। उसके चेहरे के रंग एकदम से बदल गए। सिर्फ चेहरे के रंग ही नहीं, ऐसा लग रहा था जैसे वो खुद ही पूरी बदल गई हो। मुझे धक्का देकर वो मेरे केबिन से बाहर चली गई और गाड़ी में बैठकर हॉस्पिटल से निकल गई। मैंने उसका पीछा किया। वो काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट लग रही थी, काफ़ी परेशान भी लग रही थी। मैंने उससे पूछा कि मुझे अपनी परेशानी का रीज़न बताओ, मुझसे दूर होने का रीज़न बताओ। जब सब कुछ सही चल रहा था वो खुद मेरे करीब भी आई थी, तो अब जब मैं उसके करीब गया तो वो ऐसे अचानक से अजीब सा बिहेव करने लगी। मैंने उसे रीज़न पूछा लेकिन उसने कोई रीज़न नहीं दिया। मैंने उसके डिसीजन की रिस्पेक्ट की और उससे दूर हो गया। प्रलय ने एक गहरी सांस ली। तनुज उसकी तरफ देखते हुए बोला, अगर आपका इंटरव्यू ख़त्म हो गया हो तो क्या आप मुझे बताएंगे? आप मुझे ये सब क्यों पूछ रहे हैं? आप ये सब अपनी बहन से भी तो पूछ सकते हैं ना। देखिए, अगर आपको लगता है कि मैंने नताशा को परेशान किया है तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसी हरकतें ना मैं करता हूँ और ना ही मैं कभी करूँगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं नताशा से दूर हूँ तो आई प्रॉमिस एंड मेक श्योर कि मैं कभी उसके सामने भी नहीं आऊँगा। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही प्रलय बोला, आप न्यूज़ नहीं देखते हैं क्या मिस्टर तनुज गर्ग? तनुज ने सवालिया नज़रों से उसे देखा। प्रलय बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, मेरी बहन शादीशुदा है। तनुज एकदम हैरान रह गया। प्रलय आगे बोला, डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है उसके साथ। तनुज की हैरानी अब और भी ज़्यादा बढ़ गई। प्रलय एक बार फिर से बोला, और जिसने उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस किया, लगभग से उसका रेप किया, उसका मर्डर नताशा ने खुद अपने हाथों से किया था। सारी चीज़ कोर्ट में प्रूफ हुई है। कैसे आद्विक नताशा को परेशान करता था और कैसे नताशा ने उसका टॉर्चर बर्दाश्त किया, वो सब भी कोर्ट में प्रूफ किया है। नताशा बेशक से उस आदमी से दूर हो गई है, वो आदमी इस दुनिया से दूर चला गया, लेकिन अभी तक नताशा उस ट्रॉमा से बाहर नहीं निकली है। तुम्हारे करीब आना उसकी खुशी थी, लेकिन तुमसे दूर जाना उसका डर था। कहीं एक बार फिर से वो कोई गलत डिसीजन ना ले ले अपनी लाइफ में। कहीं एक बार फिर से उसके साथ धोखा ना हो जाए। कहीं वो किसी और के साथ गलत ना कर दे। कहीं वो किसी और को धोखा ना दे दे। ये सवाल शायद उसे आज भी परेशान करते हैं। इसलिए तुम्हारे करीब आकर भी वो तुम्हारे करीब नहीं आई और तुमसे दूर चली गई। अब तुम बताओ, अब तुम क्या चाहते हो? तनुज के होश उड़ चुके थे। वो सच में न्यूज़पेपर वगैरह बहुत कम देखता था और न्यूज़ चैनल तो बिल्कुल भी नहीं। सोशल मीडिया पर भी बस उसका अकाउंट था, लेकिन उसे वो अकाउंट चलाने का टाइम भी नहीं मिलता था। एक पल के लिए तो उसे अपनी सांसें भारी होती हुई महसूस हो रही थी। नताशा ने कितना कुछ बर्दाश्त किया है, ये जानकर उसके पैरों तले ज़मीन खिसक चुकी थी। अब उसे समझ में आ रहा था कि क्यों नताशा ने अचानक से ऐसे बिहेव किया और उसकी बातों का मतलब क्या होता था। वो बातें जो उसे बहुत ज़्यादा बेचैन कर रही थी। वो तुरंत प्रलय की तरफ देखते हुए बोला, आई एम सो सॉरी मिस्टर राणा, लेकिन मुझे इन सब बातों के बारे में। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही प्रलय बोला,
लेकिन अब तो तुम्हें पता है ना। अब बताओ क्या डिसीजन है तुम्हारा, तुम शादी करना चाहोगे मेरी बहन से? उसके सवाल पर तनुज और भी ज़्यादा हैरान हुआ, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कुराहट आ गई और वो तुरंत बोला, अगर आपकी बहन इजाज़त दे तो अगर नताशा मुझसे शादी करना चाहेगी तो ज़रूर, लेकिन ज़बरदस्ती उसके साथ अभी भी मैं नहीं करूँगा, वरना मुझ में और आद्विक में क्या फ़र्क रह जाएगा। लेकिन पहले मैंने एक कोशिश नहीं की नताशा को समझने की, अब मैं एक कोशिश करना चाहता हूँ, पर उसके लिए आपकी परमिशन भी मुझे चाहिए। कहीं बाद में बीवी मान जाए, लेकिन बीवी का भाई ना माने तो प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रलय तिरछा मुस्कुराया और बोला, मेरी तरफ से परमिशन है, लेकिन नताशा हर्ट नहीं होनी चाहिए। तनुज मुस्कुराते हुए ही बोला, आपके और मेरे इरादे लगभग से एक ही है मिस्टर राणा। प्रलय अपनी जगह से उठा और एक गहरी सांस लेकर बोला, तुमसे यही उम्मीद थी। ये बोलकर उसने अपना हाथ आगे की तरफ बढ़ाया। तनुज उसके हाथ की तरफ देखते हुए बोला, मतलब मैं रिश्ता पक्का समझूं? प्रलय के चेहरे पर बड़ी ही खूबसूरत सी मुस्कुराहट आ गई और अब तनुज ने भी अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। कुछ देर बाद तनुज नताशा के वार्ड की तरफ आया। उसने जैसे ही दरवाज़ा खोला उसकी नज़र सामने बिस्तर पर गई। वो नताशा को मनाने के लिए आया था, लेकिन नताशा वहाँ से गायब थी। तनुज हैरान रह गया। उसने वहीं से गुजर रही नर्स की तरफ देखा और बोला, पेशेंट कहाँ है? वो नर्स हैरानी से अंदर की तरफ देखते हुए बोली, अभी थोड़ी देर पहले तो यहीं पर थी, लेकिन अब पता नहीं सर। तनुज गुस्से से बोला, ऐसे कैसे नहीं पता? अभी वो बोल ही रहा था कि तभी उसकी नज़र बाहर से अंदर की तरफ भागती हुई आ रही सृष्टि पर गई। सृष्टि को इस तरह से पैनिक देखकर तनुज हैरान हुआ। सृष्टि तनुज के केबिन की तरफ ही जा रही थी। वो जानती थी कि प्रलय तनुज के केबिन में है, लेकिन जब उसने रास्ते में ही तनुज को देखा तो वो तनुज के सामने आकर रुकी। उसकी सांसें बेहद गहरी चल रही थी। वो तुरंत बोली, वो नताशा अपनी गाड़ी लेकर पता नहीं कहाँ चली गई। वो बहुत ज़्यादा हर्ट थी, बहुत ज़्यादा रो रही थी। प्लीज़ उसके पीछे जाओ तनुज, प्लीज़ उसे संभालो। नहीं, पर तुम नहीं जाओगे। तुम उसके पीछे क्यों जाओगे? तुम्हें उससे क्या लेना देना? तुम्हारा तो उसके साथ कोई रिश्ता ही नहीं है। मुझे डिस्ट्रॉयर को ही सब बताना होगा। ये बोलकर वो तुरंत अब तनुज के केबिन की तरफ बढ़ गई। तभी अचानक से उसे कुछ गिरने की आवाज़ आई। उसने तुरंत पलटकर पीछे की तरफ देखा, जहां तनुज बाहर की तरफ भाग रहा था और भागते हुए ही वो एक नर्स से जा टकराया था, जिसके हाथों में एक ट्रे थी और उस पर कुछ सामान रखा हुआ था। तनुज को इस तरह से भागते हुए देख सृष्टि को समझ नहीं आ रहा था कि क्या सच में तनुज नताशा के पीछे ही भाग रहा है। तनुज हॉस्पिटल से बाहर निकला और तुरंत इधर उधर देखने लगा। अब तक नताशा की गाड़ी वहां से जा चुकी थी। तनुज को समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरफ जाए। तभी सृष्टि वहां पर आई और सामने की तरफ इशारा करते हुए बोली, नताशा उस तरफ गई है। तनुज ने अपना सर हाँ में हिलाया और तुरंत अपनी गाड़ी में बैठकर उस तरफ चला गया। प्रलय भी वहां पर आया और बोला, क्या हुआ, तुम लोग इतना परेशान? उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही सृष्टि रोते हुए उसके सीने से लिपट गई और बोली, पता नहीं नताशा कहाँ गई डिस्ट्रॉयर। वो बहुत ज़्यादा परेशान लग रही थी। उसका रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। मुझे उसके लिए बहुत डर लग रहा है। उसकी बात सुनकर प्रलय का दिल धक सा रह गया। प्रलय ने सृष्टि को संभाला और उसके चेहरे को अपने हाथों में थाम कर बोला, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं होगा नताशा को। मैं हूँ ना, और अब तो तनुज भी है उसे संभालने के लिए। उसकी बात सुनकर सृष्टि ने हैरानी से प्रलय की तरफ देखा। प्रलय तुरंत बोला, मैंने तनुज को सब बता दिया है। सृष्टि जल्दी से बोली, तो फिर तनुज ने क्या कहा? प्रलय इसके जवाब में हल्का सा मुस्कुराया और बोला, मैंने कहा ना सब ठीक हो जाएगा। सृष्टि ने रोते हुए पूछा, पक्का? नताशा की ज़िंदगी में भी खुशियाँ होंगी ना डिस्ट्रॉयर? प्रलय ने उसके माथे को हल्का सा चूम लिया और बोला, उसकी ज़िंदगी में अब सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। उसकी बात सुनकर सृष्टि मुस्कुराई और अब प्रलय और सृष्टि दोनों गाड़ी में बैठे और वहां से तनुज को फॉलो करने लगे। नताशा की गाड़ी तनुज से काफ़ी आगे थी। उसने नताशा को फ़ोन नंबर ट्रेस करने के लिए अपने एक आदमी को दे दिया था, जिससे कि उसे जल्द से जल्द नताशा की लोकेशन पता चल जाए। और अब उसके फ़ोन में नताशा की लाइव लोकेशन चल रही थी और उसे पता चल रहा था कि हाँ, नताशा बस उससे कुछ ही दूरी पर है।
उसने अपनी गाड़ी की स्पीड और भी ज़्यादा बढ़ा दी। तभी अचानक से वो हैरान हुआ क्योंकि नताशा एक खाई की तरफ जा रही थी। तनुज के चेहरे पर परेशानी झलकने लगी, कहीं नताशा कुछ ऐसा वैसा ना कर ले। ये सोचकर उसे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी। वहीं प्रलय ने भी नताशा की लोकेशन को ट्रैक करवाना शुरू कर दिया था और उसे भी नताशा की लोकेशन पता चल चुकी थी, लेकिन उसने सृष्टि को अभी तक कुछ नहीं बताया था। वहीं नताशा की गाड़ी एक पहाड़ी पर आकर रुकी, जहां से गहरी खाई निकलती थी। वो तुरंत अपनी गाड़ी से बाहर निकली और उस खाई के किनारे पर बढ़ गई। तनुज नताशा को खाई की तरफ बढ़ते हुए देखकर शॉक्ड था। वहीं सृष्टि और प्रलय के चेहरे पर की घबराहट आ गई थी। आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए कहानी के साथ बने रहिए। बहुत जल्द ही कहानी अपने एंडिंग की तरफ बढ़ने वाली है। नई कहानी आप लोगों को कैसी लग रही है? आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। ये कहानी के सिर्फ 2 पार्ट ही बचे हैं। कल मैं कोशिश करूँगी दोनों पार्ट देने के। उम्मीद करती हूँ आप लोग इस कहानी के साथ भी अपना थोड़ा सा प्यार बनाए रखेंगे। कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।